हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार चैंपियन स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाल ही में 2025 के जो परिणाम आयोग द्वारा घोषित किए गए हैं प्रीलिम्स के, उसमें जिन जिन बच्चों का भी चयन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपके पास मेंस देने का एक स्वर्णिम मौका आपको मिला है। तो उसी कड़ी में हम आपकी किस तरीके से मदद कर सके, जो जो प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं मेंस को लेकर, जिनका पहली बार अटेम्प्ट है उनके पास तो काफ़ी सारे डाउट्स की भरमार है। उनके जो डाउट्स है उनके साथ साथ जो काफ़ी बार मेंस दे चुके हैं, 3 बार 4 बार, जिनका मेंस निकल नहीं रहा है, उनके लिए भी ये जो गाइडेंस टाइप वीडियो लेक्चर है ये काफ़ी मददगार होने वाला है। हम आपको इस वीडियो में विभिन्न जो आयाम है मेंस की तैयारी के दौरान, जिन जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये एक वीडियो लेक्चर सीरीज रहने वाला है जिसमें 2022 में ही चयनित काजल मैम, जिनका चयन आबकारी निरीक्षक उप निरीक्षक के पद पर हुआ है, वो हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर सीरीज में रहने वाले हैं। जो आपको इस वीडियो का जो एंड है, जिसमें अलग अलग शब्दों का जो प्रश्न में शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं प्रश्न पूछते समय आयोग द्वारा, उनको कैसे हैंडल करना है और किस शब्द के ऊपर आपको किस प्रकार का उत्तर लिखना है, किस प्रकार का कंटेंट देना है, वो भी मैम आपको बताएंगे। जिन बच्चों का 2025 में चयन नहीं हो पाया है, जिनका 1 2 3 नंबर से रुक गया है, आपने भी मेहनत की है, आप बिल्कुल निराश ना हो। आप पूरी तैयारी के साथ अपनी मेंस को सुदृढ़ रूप से मजबूत करिए। ये 2026 के अटेम्प्ट में जब आप मेंस देने जाएंगे तब आपके लिए मददगार होगा, क्योंकि ये जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो मुख्य परीक्षा है। आप मुख्य परीक्षा में कितने अच्छे अंक हासिल करते हैं, वही आपकी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो नाम है उसको सुनिश्चित करता है। तो आप भी अभी से लग जाइए, अपने नोट्स कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और मैं तो कहूँगा जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको थोड़ी लंबी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, जिसमें कम से कम 40-50 टेस्ट हो, जिससे जो है आपका रिदम बना रहे। और जब आपको 26 में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जब आपको 2-3 महीने मिले, तो उन 2-3 महीनों में आप केवल आंसर राइटिंग पर फोकस करें और सीधे सीधे जो है आपका कंटेंट एनरिचमेंट पर ध्यान हो, न कि नोट्स बनाने पर और अपना कंटेंट इकट्ठा करने पर आपका ध्यान हो। तो आप ध्यान रखिए। उसके अलावा हाँ, जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं, हमने इस तैयारी को जो है 6 पिलर्स में डिवाइड किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी परीक्षा की तैयारी आप 6 या 8 पिलर में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिट्टो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर टॉपर की रणनीति अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी हर टॉपर में कुछ ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और जिसके आधार पर उनको सफलता प्राप्त होती है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में वो 6 इंपॉर्टेंट चीजें, उनके अंडर में सब सब कुछ अंडर में कुछ और चीजें हमने इंक्लूड की है, जिनको अगर आप पूरा देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, इन चीजों को अगर आप पॉइंट इन चीजों के पॉइंट अगर आप टिक करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित किया जा सकता है। सबसे पहले जो 6 पिलर्स है उसमें हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स को इंक्लूड किया है कि नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, और इन पर जो डाउट्स बच्चों के होते हैं उनको लेकर हमने जो है पॉइंट रखा है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के ही अंडर में हमने टॉपर्स की जो कॉपी है उसको इंक्लूड किया है कि आपको टॉपर्स की कॉपी को कैसे अपने आंसर में एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल करना है, और उन नोट्स की, उन जो टॉपर्स की कॉपीज है उनसे आपको क्या चीज अपने कॉपीज में और अपने आंसर्स में एक्सेप्ट करनी है और उनको इंक्लूड करना है। ठीक है। उसके अलावा हम इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज पर भी बात करते हैं कि पीवाईक्यूज जो होते हैं, आपको सिलेबस जो है आपको एक बड़ा आइडिया देता है, काफी वास्ट होता है सिलेबस, लेकिन उसमें भी आपको किस पॉइंट पर जाके लैंड होना है, किस पॉइंट पर आपको रुकना है, वो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं। काफी बच्चों के प्रश्न होते हैं कि हमें किस डेप्थ तक किसी प्रश्न को तैयार करना है, तो वो जो उत्तर है आपको पीवाईक्यूज के थ्रू मिलेगा। तो आपको पीवाईक्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू बताने वाले हैं। और पीवाईक्यूज जो है, इसका जो एनालिसिस है वो भी हम आगे जो 5 या 4 वीडियो हम लाने वाले हैं उसमें जो है पीवाईक्यूज का एनालिसिस हम पूरे तरीके से आपको डिटेल में लाने वाले हैं। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, कि आपको इन 90 और 85-80 जो दिन मिले हैं आपके पास बचे हैं, उनमें आप कैसे अपनी तैयारी को जारी रखें, और जो आपने शुरुआत में जो टारगेट फिक्स किए हैं अपने लिए, आप उन टारगेट्स को कैसे मेंस के 10-15 दिन पहले कंप्लीट करें और टाइम कैसे मैनेज करते हुए आप आगे बढ़े। उसके बाद है प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग। जब आपके पास कंटेंट की कमी होती है तो उस गड्ढे को भरने में प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग तो आपकी मदद करता ही है, साथ ही साथ आपका जो कंटेंट है उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में काफी मदद करता है आपका प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग।
प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग जब आप पहले अटेम्प्ट में देखते हैं कि कोई बच्चा यदि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने कंटेंट पर तो ध्यान दिया ही है, साथ ही साथ उसने अपने प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग पर भी काफी ध्यान दिया है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी लाएंगे। कई बार होता है कि विद्यार्थी के पास, स्टूडेंट के पास कंटेंट अच्छा होता है, उसके पास लिखने की प्रतिभा भी होती है, लेकिन जो प्रश्न में पूछा जाता है उसका उत्तर वो नहीं देता और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए जो उसका ट्रेडिशनल पैटर्न रहा है टेस्ट सीरीज के दौरान, या फिर जो उसने खुद से सेल्फ स्टडी की है, जो नोट्स बनाए हैं, उसको डिट्टो वहां कॉपी करके आता है और जो एग्जामिनर ने पूछा है उसके अलावा वो सब लिख देता है, जिसके कारण जो है आपके जो मार्क्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी और उसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप देखते हैं कि कई सारे बच्चे कहते हैं कि उनका 3 से 4 मेंस वो लिख चुके हैं और अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी है उनको समझने में उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है। जब वो पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो या तो प्रेशर में वो जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस चीज से वो डील उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आयोग चाहता है कि आप उससे डील करें। तो ये सारे पॉइंट्स पर हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहला है नोट शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम बना नहीं पाए नोट्स, हमको टाइम नहीं मिला, या फिर हम प्रीलिम्स की तैयारी में इतने हो गए थे कि वो सिलेबस चेंज हो गया तो हमारे पास नोट्स नहीं है। तो ये 2-3 प्रकार की समस्या आपको नोट्स बनाते समय आती है। तो ये पूछ रहा है कि नोट्स बनाए या नहीं बनाए। तो मैं कहता हूँ कि नोट्स आपके पास यदि समय था तो आपने अगर मान लीजिए नहीं बनाया है तो अब बुक्स में मार्क करके आप उसको आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स बिल्कुल बनाने चाहिए। कम से कम मैं मानता हूँ कि 80% 70 से 80% अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपका काम मुझे लगता है कि लगभग लगभग हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो 20% मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि काफी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इतने बड़े नहीं होते। जैसे पहले एक टॉपिक होता था 10th यूनिट थर्ड पेपर में, उसमें सिर्फ सीमा वगैरह और अपने जो एटमॉस्फेयर वगैरह है और मॉनसून के बारे में कुछ कुछ टॉपिक्स थे। तो उनके लिए आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे, उसके वैसे भी जो बुकलेट्स आती है वो भी काफ़ी पतली आती है, तो उनके लिए अगर आप नोट्स नहीं भी बनाएंगे तब भी उसके लिए चल जाता है। जैसे हिंदी है, हिंदी के लिए मुझे नहीं लगता कोई नोट्स वगैरह कुछ बनाने चाहिए, लेकिन अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो फिर भी बना सकते हैं। उसके अलावा ऐसे है, ऐसे के लिए आप कहीं से बुकलेट अगर मिल जाए आपको अच्छी तो बुकलेट से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स के बारे में फिर भी बच्चों को कुछ कुछ डाउट्स रहते हैं। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपके पास समय है और आपको लगता है कि कोई विषय आपका कठिन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि इसको बार बार मैं पढ़ के अपना काफी समय व्यर्थ दूसरे विषय में दे सकता था और यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम टेकिंग हो रहा है सब्जेक्ट, तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। जैसे आप, मुझे लगता है कि अगर किसी को एंशियंट हिस्ट्री में बार बार दिक्कत आती है तो आप एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप मैथ्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप इथिक्स में जो डेफिनेशंस होती है, जो 2 मार्कर जो पहले आया करती थी 2 मार्क्स में डेफिनेशंस, उन इथिक्स में जो डेफिनेशंस होती है उनके आप नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। और उसके अलावा जो भी आपके कुछ कुछ टॉपिक्स आप छाट लीजिए कि हाँ मुझे इन टॉपिक्स में काफ़ी समय लग रहा है, मैं इनको बार बार इतना समय नहीं दे सकता, तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है। और बस इस नोट्स में इतना ही है। और बाकी बच्चों का इसमें डाउट होता है कि अभी तक नोट्स नहीं बन पाए तो फिर क्या करें, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी है जिनके नोट्स काफ़ी सारे कंप्लीट नहीं है, तो वो पूछते हैं कि क्या करें अब आगे। तो अब आगे ऐसा कीजिए कि आपके पास मात्र 90 दिन है। आप जिस बुकलेट से आप पढ़ रहे हैं, तो आप जब उसी नोट्स से बार बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपका काम चल जाएगा। ठीक है। दूसरा जो पिलर है वो है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जो है आपको, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो मेंस की तैयारी में है उसके दौरान टेस्ट सीरीज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपका जो है काम कर कर देती है। मुझे लगता है काफ़ी सारा जो आपका कंटेंट में कमी होती है, कभी कभी जब आपके नोट्स में कमी हो जाती है, कुछ कंटेंट आप उसमें इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तब आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको वेकअप कॉल देंगे और आप उसको, जो आपको टेस्ट में जो आपने प्रश्न गलत किए हैं उनको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल बहुत ही मस्त है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम 3-4 बार, 4 बार 5 बार दे चुके हैं और मेंस हम लिख चुके हैं, हमें क्या अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, या हम सेल्फ भी घर पर ही या फिर रूम पर ही टेस्ट सीरीज लिख के काम चला सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, काफ़ी सारे हर बार नए बच्चे ऐड हो रहे हैं इस परीक्षा की तैयारी में, तो आपको उनसे अगर कॉम्पीट करना है
आपकी एनर्जी लेवल जो है उन बच्चों से काफ़ी कम होगी। हो सकता है कभी कभी आप जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं लगातार 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद, तो आप हिम्मत बनाए रखिए और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मात्र कुछ परसेंट का जो अंतर आपकी तैयारी में होता है वही आपकी पोस्ट डिसाइड करने में काफी अंतर ला देता है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि इस बार जो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी है उसमें मात्र 10-15 नंबर कभी कभी नीचे होने से आप काफी पोस्ट नीचे खिसक जाते हैं। तो आप उसको ऐसी नौबत ना आए, उस चीज के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। भले ही आप बहुत बार पहले भी टेस्ट सीरीज लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उनके मॉडल टेस्ट पेपर देखिए। कहीं ना कहीं कमी रह रही होगी, तभी आपका मुझे लगता है मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, अपने मेंटोर से बात करते रहिए कि मेरे से कहाँ मिस्टेक हो रही है। जब आपकी कॉपीज चेक हो तो उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए और घर जाकर उसको देखिए कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन को और किस तरह से अटेम्प्ट कर सकता था और किस तरीके से मैं अपनी कॉपी को और सुंदर और बेहतर कर सकता था। तो टेस्ट सीरीज मस्ट है। इसके अलावा आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है ना, वो आपके कंटेंट में जो होता है ना, कंटेंट प्रोवाइड कराने में भी आपकी काफ़ी मदद करती है। जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं ना, वो काफ़ी अनुभवी लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। आपके अनुभवी टीचर्स द्वारा, आपके अनुभवी सीनियर्स द्वारा वो टेस्ट पेपर्स बनाए जाते हैं। तो वो टेस्ट पेपर्स में उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। तो आपका जो कंटेंट में जो कमी होती है ना, वो भी कभी कभी टेस्ट सीरीज से कवर हो जाती है। इसके अलावा आपका जो बोल सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में मदद करती है। उसके अलावा जो आपका शेड्यूल है उसको फिक्स करने में लगातार टेस्ट सीरीज जो है आपकी मदद करेगी। देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से जो है दो लाभ आपको होंगे। सबसे पहला तो आपका एक शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कि इवेल्युएशन आपको जो अपनी स्थिति है, जो आपकी स्थिति है इस परीक्षा में, आप कहाँ लाई करते हैं इतने सारे लोगों की भीड़ में, वो आपको बताता है टेस्ट सीरीज। और आप किस स्थिति पे है और आपको किस स्थिति में जाना है, ये भी आपको टेस्ट सीरीज बता देगा। मान लीजिए अगर आप टेस्ट सीरीज कहीं पे दे रहे हैं और उसमें टॉपर के मार्क्स आ रहे हैं 80 और आपके आ रहे हैं 60, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं 10 से 15 मार्क्स तो एटलीस्ट बढ़ाने ही हैं आपके टेस्ट में। तो ये भी आपको एक इवोल्यूशन में मदद देता है। दूसरा है फिक्स्ड शेड्यूल। फिक्स्ड शेड्यूल में होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज में 3 दिन की छुट्टी दी गई है। मान लीजिए एंशियंट पेपर है और उसके लिए आपको 3 दिन की छुट्टी दी गई है, बीच में 3 दिन आपको मिले हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि उसको 3 दिन में खत्म हो। आप 3 दिन में पूरा एंशियंट खत्म करेंगे। और यदि ऐसा नहीं होगा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे इसके अपोजिट स्थिति में, तो ऐसा होगा कि आप एंशियंट लेकर के बैठे रहेंगे और 7 दिन 8 दिन मुझे लगता है कि आप जो है एंशियंट को दे देंगे। जो है एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है एंशियंट के पेपर का और मार्क्स का, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। आपको उस विषय को उतना ही टाइम देना है जितना कि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आगे अब आपको डिटेल में बताएंगे। और उसके अलावा फिक्स शेड्यूल में ऐसा है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम जब है आपका, उससे 10-15 दिन पहले शेड्यूल जो है कोचिंग का, टेस्ट सीरीज का कुछ इस प्रकार से होता है कि 10-15 दिन पहले वो लोग सारा जो आपका सिलेबस है, जितने भी पेपर्स हैं उनको कंप्लीट करवा देंगे। तो इससे ये रहेगा कि आप अगर ना चाहते हुए भी लगातार अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़े रहेंगे, तो आपका सिलेबस जो है एक पूरे पूर्णता के साथ खत्म हो जाएगा। आप उसको एक बार पूरा देख लेंगे और आपके सामने हर पेपर के कुछ टेस्ट क्वेश्चंस और बहुत सारे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके जो आप साथ में देखेंगे वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। उसके अलावा आप इवेल्युएशन, खुद का इवेल्युएशन बार बार कर सकते हैं कि आप टॉपर से कितने मार्क्स कम हो रहे हैं। मान लीजिए आपको टॉपर्स से 20 नंबर कम आ रहे हैं। मान लीजिए टॉपर्स को नंबर आ रहे हैं 80 और आपको नंबर आ रहे हैं 60। तो कहीं ना कहीं 20 नंबर का गैप है, और 20 नहीं तो कम से कम एटलीस्ट आपको 10 से 15 नंबर तो आपके बढ़ाने होंगे और आपको एवरेज कहीं ना कहीं 75-70 मार्क्स तक लाने होंगे। तो वो आपकी एक अच्छी स्थिति दर्शाएगा और आपको थोड़ा सा आइडिया भी रहेगा कि मैं इस दौड़ में कहाँ पर हूँ और कहाँ पर मुझे जाना है। ये आपकी जो है टेस्ट सीरीज काफ़ी मदद करती है। टेस्ट सीरीज के दौरान ही जो मुझे लगता है कि कभी कभी टेस्ट कॉपीज जब चेक होती है तो बार बार आप समझ नहीं पाते कि मुझे क्या लिखना था जिससे मेरे नंबर और बढ़ जाते, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। कभी कभी जब जो चेकर होता है वो आपको मार्क्स नोट्स देता है कि आपने ये गलती की है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए जो है टॉपर्स कॉपी आपका बहुत 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 मदद करने वाला है। मुझे लगता है कि टॉपर्स कॉपी जो है ना, आपको लगातार जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे हैं तो उसके लिए आपको अपने सामने रखना है। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं ना, तो हिस्ट्री की कम से कम 2 से 3 कॉपियाँ, जो फॉर्मेटिंग वगैरह है, कंटेंट पर आपको उतना नहीं जाना है, जो फॉर्मेटिंग वगैरह है और जो उनका अटेम्प्ट करने का जो अप्रोच है पेपर को, उसका आपको ध्यान रखना है कि टॉपर्स की कॉपी में। तो एक मैं आपको राय दूंगा, एक मेरी पर्सनल, मैंने भी इसको किया था कि आप टॉपर्स की कॉपी का प्रिंट आउट निकलवा के रख ले। ऐसा जरूरी नहीं आप एक ही टॉपर की कॉपीज का प्रिंट आउट निकलवा के रखें। आप हर सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपर के, जो जिसमें जिसने बेहतर किया हो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इस कोचिंग ने डाला है, तो उसके जो है आप प्रिंट आउट निकलवा के
रख ले, और जिस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं उसी प्रकार से आपको जो टॉपर्स की कॉपीज है उसको भी लगातार देखना है। टॉपर्स की कॉपी देखने से मदद ऐसा होता है कि आपके दिमाग में जो ब्लूप्रिंट होता है कि मुझे एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपके दिमाग में फिट होता रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप डाउट में है कि मुझे 2 मार्कर में पॉइंट में लिखना है या मैं पैराग्राफ में लिखूँ, 7 मार्कर में पैराग्राफ में लिखना है या कैसे लिखूँ 10 मार्कर में। मेरे साथ भी यही दिक्कत थी कि जब मैं पहले पहले आंसर लिखने लगा था तो मैं पैराग्राफ्स में लिखा करता था और मुझे लगता था कि अरे यूपीएससी में तो ऐसे लिखा जाता है, ज़्यादा नंबर मिलेंगे ये वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एमपीपीएससी में जो है पॉइंट्स में लिखना रहता है। और ये बात आपको पता चलेगी जब आप टॉपर्स की 10 से 15 कॉपियाँ देखेंगे। 10 से 15 कॉपियों की आप प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, और जिस पेपर के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, हर पेपर का एक अलग अलग टॉपर के कॉपीज आप निकलवा के प्रिंट करवा के, आपको टेलीग्राम चैनल्स पर ये सब प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप वहां से इसको निकलवा के रख सकते हैं। ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, आपके पास अथाह कंटेंट है, अथाह आपको बताने वाले मिल जाएंगे कि ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है, लेकिन आपकी जो राह है, जो जिस राह पर आपको चलना है, सिलेबस के बाद अगर कोई आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस आपको फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया देता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बिल्कुल वहीं लैंड कराता है जहां आपको लैंड होना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप बिल्कुल ध्यान रखें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुकलेट ले लीजिए, उस बुकलेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 4 साल के, 3 साल के, ज़्यादा पुराने नहीं, 3 साल 4 साल से मुझे लगता है कि अच्छा आपके पास कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हो जाएगा, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंटेंट अपने पास रखें। और जब भी आप कोई सब्जेक्ट शुरू करें तो उससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख ले कि हाँ इस पेपर से किस लेवल के क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं और अब क्या पूछे जाने की संभावना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी इस तरीके से मदद करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक और ऐसा भी है कि जब बच्चा कई बार भ्रमित हो जाता है कि कहीं कुछ कठिन पेपर तो नहीं आ जाएगा, कभी कुछ ऐसा क्वेश्चंस तो नहीं आ जाएंगे जो मेरे से नहीं बनेंगे और प्रेशर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आयोग काफ़ी लीनियंट टाइप के क्वेश्चंस, काफ़ी एवरेज टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, और कुछ क्वेश्चंस अगर इधर उधर जाते भी है तो वो क्वेश्चंस जो है आप अगर छोड़ भी देंगे उनको तब भी चल जाएगा, क्योंकि आप अगर 80-90% भी अगर अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी स्थिति आपकी है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में टाइम बचाने में भी काफ़ी मदद करते हैं। कैसे? जब आप देखते हैं कि जब आप टेस्ट सीरीज में या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब पढ़ के जब एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप एज इट इज़ वहाँ पर एग्जाम में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप एज इट इज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो उनका आंसर जब पेपर में लिख देंगे तो जो आपका समय बचेगा, जो अनप्रेसिडेंटेड या अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा इन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के मुकाबले। तो जब आप ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करके समझ के और उनके लिए तैयार होकर एग्जाम में जाएंगे तो जो अनट्रेडिशनल क्वेश्चन है, अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, उनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जाम में बाकी बच्चों के मुकाबले अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें जो आपको समय बचेगा उनको आप उन क्वेश्चंस में देंगे। इसमें जो आपने कंटेंट और अच्छा दिया है, अच्छा कंटेंट दिया है, अच्छी फॉर्मेटिंग की है, उसके बावजूद अगर आप उन क्वेश्चंस में हल्का फुल्का भी अटेम्प्ट करके उनको आगे बढ़ जाते हैं तो आपका काम कहीं ना कहीं मुझे लगता है हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि टाइम मैनेजमेंट को आप देखिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के थ्रू। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में क्या है कि आपको जिस सब्जेक्ट से जितने मार्क्स मिलने की संभावना है आपको उस सब्जेक्ट को उतने टाइम देना है और उतना ही उस पर मेहनत करनी है। मान लीजिए अगर आपको हिंदी है 200 मार्क्स का है और उसमें आप अगर 150 स्कोर कर सकते हैं तो आपको उसको उतना ही इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना चाहिए। हिंदी आपको मान लीजिए 150 नंबर तक दे सकता है और इसके अपोजिट आपको हिस्ट्री जो है बहुत पढ़ने के बाद भी 70 मार्क्स तक प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है हिंदी को भी काफ़ी अच्छा टाइम देना है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप हिंदी पढ़ने लग जाए, लेकिन फिर भी हिंदी काफ़ी कम समय लेती है, आप जल्दी उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो आपको 150 मार्क्स दिलाने में यहाँ मदद करने वाला है। तो आप हिस्ट्री में फिर भी जैसा कि मान लीजिए एंशियंट है, आपको कुछ नहीं बन रहा है तो आप उसके साथ थोड़ा बहुत समझौता करके आगे बढ़ सकते हैं, मिडाइवल के साथ थोड़ा बहुत समझौता करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको हिंदी के साथ, उसके अलावा इथिक्स के साथ, क्योंकि इथिक्स भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके साथ और एसे के साथ, इनके साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है। जब आप ऐसे सब्जेक्ट के साथ समझौता करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने सिलेक्शन के साथ भी समझौता कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब्जेक्ट्स को आप ध्यान रखिए। उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट जो कम, जो नए नए ऐड हुआ है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप ऐड हुआ है, तो उसको मुझे लगता है सभी बच्चों के लिए वो नया है, आपके लिए भी नया है, उस पर थोड़ा दम लगाइए, उस पर थोड़ा जोर डालिए और बाकी बच्चों के मुकाबले
थोड़े से 10-15 नंबर उसमें आगे खींचने की आप कोशिश कीजिए, वो आपके लिए काफी लाभकारी होने वाला है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हो गया, और इसी से टाइम मैनेजमेंट आपको आता रहेगा कि मुझे किस विषय को कितना समय देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग की। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग जो होता है आपकी कंटेंट की जो कमी होती है उसकी भी भरपाई करता है। उसके अलावा जो एज आपको एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन में मिलती है, वो जो एज है वो भी आपको फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन के थ्रू ही मिलती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब कोई बच्चा क्लियर करता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने अपनी प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग में काफ़ी अच्छा काम किया है, और उसने उनको एग्जाम में यूज़ करते हुए कम कंटेंट के बावजूद भी अच्छा एक आंसर अपना प्रेजेंट किया है। जब चेकर कॉपी चेक करता है तो उसको लोड नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर उसको लोड आया है तो वो आपको लोड देगा और नंबर कम कर देगा, ठीक है। कुछ ये जैसे फॉर्मेटिंग्स में आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट फॉर्मेट में तो लिखना ही है। काफी बार ऐसा बच्चों में डाउट होता है कि क्या मुझे पॉइंट में लिखना चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए, या कैसे क्या लिखना चाहिए। तो मान लीजिए अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें 6 पॉइंट लिखिए, एक इंट्रो रखिए, छोटा सा 2 लाइन का इंट्रो रखिए, ये बॉडी हो गई, 6 पॉइंट क्वेश्चन से संबंधित सीधे सीधे बॉडी हो गई, और ये हो गया आपका 2 लाइन का या 1 लाइन का कंक्लूजन। ये बॉडी, इंट्रो और कंक्लूजन कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सेम सेम होता है सबका, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट का इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन एक अलग प्रकार का होता है। जब आप इकोनॉमी के आंसर्स के अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको डाटा और जो रिपोर्ट्स है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जब आप सोशियोलॉजी के पेपर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको किसी की डेफिनेशन और कुछ आंकड़े सोशियोलॉजी से संबंधित है उनका प्रयोग करना है। जब आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस या पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको जो तारीखें हैं, जो घटनाएं हैं, जो युद्ध है और जो उनके इम्पैक्ट है उन पर ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आप पॉलिटी के पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं तो आपको आर्टिकल्स का ध्यान रखना है। आपको उसके अलावा कोई जजमेंट अगर आप उसमें इंक्लूड कर पा रहे हैं तो जजमेंट का ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर कोई हाल ही में कोई घटना हुई है जो आपके उस क्वेश्चन से कनेक्टेड है या किसी पोस्ट से रिलेटेड है, मान लीजिए अगर गवर्नर से रिलेटेड कोई, स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर है और उसमें अगर पूछा गया है तो आप, अगर लंबा क्वेश्चन है तो आप उसमें जो वर्तमान घटना है उसको भी इंक्लूड करके अपने क्वेश्चन को एनरिच कर सकते हैं। तो ये और प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग का रहता है। मान लीजिए अपन को, आपको किसी प्रश्न में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है कि आप में इसके क्या लिखे, तो ये आपकी जगह भरने में भी ऐसे चार्ट काफी मदद करते हैं। ऐसा गोला बनाइए, बीच में लिखिए और ऐसे 4 पॉइंट बनाइए, और यहाँ पर कुछ हल्का सा डाउट इंट्रो लिख के और यहाँ पर उसको बॉडी कंक्लूजन कंक्लूड करके खत्म कर दीजिए। ये वाला जो चार्ट है ये आपको 10 मार्कर में काफी मदद करेगा। 10 मार्कर में जब आप क्वेश्चन की शुरुआत करें तो जो चेकर है उसको आप एक आइडिया दे दीजिए, एक रफ आइडिया दे दीजिए कि आप क्या लिखने वाले हैं उस प्रश्न में। ये जब रफ आइडिया उस चेकर को मिल जाएगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा लिखने वाला है, ये लड़का, ये लड़की लिखने वाली है अच्छा आंसर। उसको ये एक आइडिया और एक लग जाता है, तो वो यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट आपकी कॉपी में लेने लगता है, और जब वो इंटरेस्ट लेने लगेगा तो आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मेटिंग्स है, इसको आप इथिक्स में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी में डिफरेंस आया है, दो चीजों में अगर डिफरेंस पूछा गया है तो आप ये वाली फॉर्मेटिंग यूज कर लीजिए। इथिक्स में यदि 3 चीजों के बारे में उसने कोई रिलेशन पूछा है, कि मान लीजिए इम्पार्शियलिटी और वगैरह कोई और वर्ड है, उसमें अगर डिफरेंस पूछा है या फिर रिलेशन पूछा है तो उसको आप कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं ना। इधर यहाँ जो शब्द है उसको लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, या आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इसके अलावा फिर यहाँ पर 3 लाइन इसके बारे में लिख दीजिए, यहाँ पर एरो बनाकर 3 लाइन इसके बारे में लिख दीजिए, और यहाँ पर 3 लाइन इसके बारे में लिख दीजिए। तो आपका मुझे लगता है काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ये डायग्राम्स है, यदि आपको 5 चीजों के बारे में पूछा है, पंच महाभूत टाइप कुछ क्वेश्चन आया है, तो आप इस वाले डायग्राम को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितने पॉइंट मैं जब लिखने लगूंगा तो इसमें बना पाऊंगा, तो आप कुछ ऐसा डायग्राम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने सोचा था कि मैं इसमें 8 पॉइंट लिख दूंगा, 7 पॉइंट लिख दूंगा, लेकिन आपको याद 6 आ रहे हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस डायग्राम को ऐसे करके जो है अपने पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे जो चेक करने वाला है उसको ये भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ मिस किया है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम होते हैं सर्कल से थोड़ा सा हेक्सागोनल टाइप, ये जो डायग्राम है ये आपका इस तरीके की चीजों में मदद करेगा। कभी कभी जब आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो तब आपको ये वाला डायग्राम यूज करना है। जब आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो, 10 मार्क का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये हेडिंग, ये सब हेडिंग, ये हेडिंग, ये सब हेडिंग, ये हेडिंग, ऐसे करके आप हेडिंग सब हेडिंग के रूप में जब लिखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको मार्क्स ज़्यादा दिलाएगा, क्योंकि चेक करने वालों को बहुत आसानी होगी और काफ़ी सारा कंटेंट उसको थोड़ी सी जगह पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो छठा और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करने एग्जाम में जाएंगे तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आप जो प्रश्न में पूछा गया है उसी का उत्तर आप लिख रहे हैं।
ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको जो इसमें जो अलग अलग शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों का जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो ध्यान रखें, इसमें आप 5 सेकंड 10 सेकंड लीजिए, प्रश्न को आप समझिए, अगर लंबा प्रश्न है 10 मार्क्स का प्रश्न है तो आप उसको समझिए 10 सेकंड लेकर 5 सेकंड लेकर कि आखिर ये प्रश्न पूछना क्या चाहता है। जब आप 10 नंबर का प्रश्न कभी कभी जब लिखते हैं, 2 पेज जब लिखने होते हैं, तो आप बीच में लिंक आपका टूट जाता है और आप जो फ्लो में जिसमें लिख रहे होते हैं उसी में एंड करते हुए उसको प्रश्न को आप जो आधा प्रश्न होता है उसको तो डील कर लेते हैं, लेकिन जो प्रश्न का आधा पार्ट है उसको आप डील करना भूल जाते हैं। तो जब भी आप एक पार्ट लिख ले, मतलब एक पेज आप कंप्लीट कर ले 10 नंबर वाले क्वेश्चन का, तो एक बार वापस क्वेश्चन को देखिए। इससे क्या होगा कि आप जो थोड़ा सा वो क्वेश्चन से अगर आप भटक गए हैं तो उस पर आप वापस आ जाएंगे। उसके अलावा जो इसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है इसमें हल्का हल्का अंतर होता है, लेकिन उसको आंसर लिखने की जो फॉर्मेटिंग और जो उसका कंटेंट होता है उसमें काफी चेंज आ जाता है। तो इस बारे में जो है आपको काजल मैम अच्छे से ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, तो उसके बारे में वो आपको डिटेल से पूरा इसमें बताएंगे। मेंस स्ट्रेटजी के तहत 6 पिलर की जो आज चर्चा की जा रही है उसमें से 5 पिलर जो हैं वो मनीष सर आपको बता ही चुके हैं। आज हम बात करेंगे छठे पिलर के बारे में जो कि है क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी। ये दिखने में बहुत ही सिंपल है, ऐसा लगता है कि कुछ भी पूछा गया है, बस हमको आंसर लिखना है। चाहे पूछा गया है कि चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, टिप्पणी करें या महत्व बताइए, तो बच्चे सोचते हैं कि कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड यदि पूछा गया है कि चर्चा करें या विश्लेषण करें या टिप्पणी करें तो हमको सीधे आंसर लिखना है, ना आओ देखना है ना ताओ, और बस लिखना शुरू कर देना है। तो ऐसा नहीं होता, इससे हमें हमेशा एवरेज मार्क मिलते हैं। यदि हमको अधिक से अधिक अंक अर्जित करने हैं तो हमें ये जो शब्दावली है इनके बारे में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और हमको लिखना क्या है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चर्चा कीजिए का मतलब क्या होता है। चर्चा कीजिए, यदि किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में पूछा गया है कि चर्चा कीजिए, तो हमें क्या लिखना होगा आंसर में ताकि हमें अधिक से अधिक अंक मिले। तो चर्चा कीजिए में हमें उस विषय के बारे में पॉजिटिव चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी और नेगेटिव चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी, और लास्ट में दोनों का मिक्स करके हमको क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तब जाके चर्चा कीजिए का जो आंसर है वो कंप्लीट होगा। जैसे यदि एग्जाम्पल लें कि भारत की शिक्षा प्रणाली पर चर्चा कीजिए, तो हमें भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में सकारात्मक चीज़ें भी बतानी है, हमको नकारात्मक चीज़ें भी बतानी है, और लास्ट में हमको क्या करना है, कंक्लूड करना है। तो ये हो गई उस विषय पर चर्चा। समझ में आ ही गया होगा आपको। अब दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण कीजिए का मतलब होता है कि यदि किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, यदि किसी समस्या के बारे में बोला गया है कि विश्लेषण कीजिए, तो हमको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आंसर में डालना ज़रूरी है। तो हमें इसमें 3 चीज़ों के बारे में बताना होगा। सबसे पहले उस विषय के बारे में या उस समस्या के बारे में कि उस समस्या के मूल कारण क्या हैं। तो हम क्या बताएंगे, उस समस्या के कारण बताएंगे। उस समस्या के हम क्या बताएंगे, फिर प्रभाव या परिणाम बताएंगे कि उस समस्या के आखिर प्रभाव और परिणाम क्या क्या है। अब हमने क्या किया, हमने कारण बता दिए, हमने प्रभाव और परिणाम बता दिए। अब बारी आती है उस प्रभाव या परिणाम या उस समस्या के समाधान की। तो क्या हो गया, विश्लेषण करने में 3 चीजें आ गई। सबसे पहले उस समस्या का कारण क्या है, उस समस्या के प्रभाव या परिणाम क्या है, और उस समस्या की जो मूल कारण है उनका हम समाधान कैसे करेंगे। तो ये जो 3 चीजें हैं ये विश्लेषण करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यदि किसी चीज़ का विश्लेषण पूछा गया है तो हमको किन चीज़ों के बारे में बताना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि चर्चा कीजिए का मतलब क्या होता है और विश्लेषण कीजिए का मतलब क्या होता है। यदि हम एग्जाम्पल देखें, यदि क्वेश्चन के रूप में देखें, यदि पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या पर विश्लेषण कीजिए, तो हमको क्या बताना है, उस बेरोजगारी की समस्या का हमको कारण बताना है कि आखिर भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है। फिर हमको क्या बताना है, उसके प्रभाव या परिणाम बताना है कि भारत में जो बेरोजगारी है उसके क्या प्रभाव हैं या उसके क्या परिणाम हैं। और फिर लास्ट में हमको समाधान बताना है कि उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं और क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, विश्लेषण कीजिए का मतलब। अब
हमने समझ लिया चर्चा कीजिए का मतलब क्या होता है, हमने समझ लिया विश्लेषण कीजिए का मतलब क्या होता है। अब हम बताएंगे कि टिप्पणी करें आखिर टिप्पणी करे का अर्थ क्या होता है। क्या इसमें भी हम चर्चा कीजिए के जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बता दें, क्या इसमें भी हम कारण बता दें, प्रभाव बता दें और समाधान बता दें। तो यदि टिप्पणी करें पूछा गया है तो टिप्पणी करें में क्या होता है, टिप्पणी करें में क्या होता है, अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं टिप्पणी करें में, अपने विचार कि आप उस टॉपिक के बारे में, आप उस विषय के बारे में क्या समझते हैं, आपके विचार क्या हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है टिप्पणी करें। यदि पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान का सार है, टिप्पणी करें, तो आपको क्या लिखना है इसमें, आपको ना आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना है, ना नेगेटिव इम्पैक्ट बताना है, ना आपको कारण प्रभाव और समाधान बताने हैं। अब आपको बताना है कि आपके विचार क्या हैं कि भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का सार है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो टिप्पणी करे का सीधा अर्थ होता है कि आपके विचार क्या हैं, इसमें आपको अपने विचार प्रस्तुत करना है और किसी भी विषय के बारे में हमको क्या करना है, संपूर्ण रूप से चर्चा करनी है, संपूर्ण रूप से विश्लेषण करना है और अपने मत रखने हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है। तो ये होता है टिप्पणी करे का अर्थ। अब आता है महत्व बताइए। ठीक है, अब महत्व बताइए। यदि किसी चीज के बारे में बोला गया है कि महत्व बताइए, तो महत्व जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है महत्व, महत्व हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कभी भी यदि आप सोचे कि नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव चीजें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो और विशेषताएं यदि पूछी, यदि महत्व और विशेषताओं में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि महत्व क्या है और विशेषताएं क्या है, तो महत्व में हमेशा क्या लिखना है, आपको पॉजिटिव पॉइंट लिखने हैं। लेकिन यदि विशेषताएं पूछी गई हैं, यदि पूछा गया है कि जैसे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखिए, यदि किसी में पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति का महत्व बताइए, तो यदि भारतीय संस्कृति का महत्व बताइए पूछा गया है, तो हमको सिर्फ भारतीय संस्कृति की जो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं हमको वो लिखनी है। लेकिन यदि पूछा गया है कि विशेषताएं बताइए भारतीय संस्कृति की, तो हमें इसमें भारतीय संस्कृति की पॉजिटिव चीजें भी बतानी पड़ेंगी और भारतीय संस्कृति की नेगेटिव चीजें भी बतानी पड़ेंगी। तो आप समझ गए होंगे कि यदि महत्व पूछा गया है तो क्या है और विशेषताएं पूछी गई है तो हमको क्या बताना है। अब हम आते हैं प्रभाव बताइए पर। अब हम चर्चा करेंगे प्रभाव बताइए का अर्थ क्या होता है। तो प्रभाव जो होते हैं वो क्या होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। ठीक है, तो यदि किसी भी चीज का प्रभाव पूछा गया है तो हमको पॉजिटिव चीजें भी बतानी है, उस चीज की नेगेटिव चीजें भी बतानी है कि उस चीज का प्रभाव क्या पड़ रहा है, किसी विषय का, किसी समस्या का, किसी भी टॉपिक का समाज पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें उसके बारे में इसमें बताना होता है। तो प्रभाव बताइए में सकारात्मक चीजें भी बताई जाती हैं और नकारात्मक चीजें भी बताई जाती हैं। जैसे यदि हम क्वेश्चन देखें कि भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव बताइए, तो हमको पॉजिटिव चीजें भी बतानी पड़ेंगी और नेगेटिव चीजें भी बतानी पड़ेंगी। अब डिपेंड ये करता है कि टॉपिक क्या है, क्या उसके पॉजिटिव प्रभाव ज्यादा हैं या उसके नेगेटिव प्रभाव ज्यादा हैं। यदि पूछा गया है कि साइबर अपराध के प्रभाव बताइए, ठीक है, तो साइबर अपराध के जो प्रभाव होंगे वो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते, वो क्या होंगे, हमेशा नेगेटिव होंगे। तो कभी कभी हमको अपने विचार, तो कभी कभी जो है वो हमें अपने विवेक का भी प्रयोग करना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, कि क्वेश्चन में प्रभाव किस बात के पूछे गए हैं, क्या उसके केवल पॉजिटिव प्रभाव हैं तो हमें केवल पॉजिटिव ही प्रभाव लिखने हैं, यदि उसके नेगेटिव प्रभाव हैं तो हमें उसके नेगेटिव प्रभाव ज्यादा लिखने हैं। और यदि संतुलन है, मतलब किसी भी चीज का पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ रहा है और नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने पड़ेंगे। तो ये अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है। अब वर्णन करें, वर्णन करें में क्या आता है, तो वर्णन करें में किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक के बारे में संपूर्ण रूप से वर्णन किया जाता है, गहन चर्चा की जाती है। किसी भी विषय के बारे में गुण बताए जाते हैं, उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं।
उसकी भूमिका, उसके महत्व के बारे में बताया जाता है। तो उस विषय का हमने क्या कर दिया, एक तरीके से वर्णन कर दिया कि उस विषय के गुण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी भूमिका क्या है और उसका महत्व क्या है। तो वर्णन करें में सिंपल सा हमको किसी टॉपिक के बारे में एक तरीके से वर्णन करना है कि उसकी गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि उल्लेख करें का अर्थ क्या होता है। तो उल्लेख करें का अर्थ सामान्य सा अर्थ होता है कि यदि किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि उल्लेख करें, तो उल्लेख करें में क्या होता है, किसी नाम की केवल चर्चा की जाती है, नाम की केवल चर्चा करना। इसमें ना तो विश्लेषण किया जाता है, ना टिप्पणी की जाती है, ना वर्णन किया जाता है। तो इसमें विश्लेषण का कोई स्थान नहीं होता यदि पूछा गया है कि उल्लेख करें। तो विश्लेषण तो हमको करना ही नहीं है, हमको उसको विस्तार से भी नहीं बताना, हमको उसको विस्तार से भी नहीं बताना, हमको बताना है इसको संक्षिप्त में। संक्षिप्त में तो एक तरीके से उल्लेख करने में हमको संक्षिप्त में बताना है या उसका क्या बताना है, सार बताना है। तो यदि आप देखें कि उल्लेख करें में क्या क्या आएगा, तो संक्षिप्त या सार के बारे में बताना है हमको, हमको केवल नाम की चर्चा करनी है, हमको विश्लेषण नहीं करना, हमको विस्तार से नहीं बताना। तो ये होता है उल्लेख करने का अर्थ। जैसे यदि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ नाम बताएंगे। जैसे पूछा गया 1857 की क्रांति में किन महान सेनानियों ने भाग लिया, उल्लेख कीजिए नामों का। तो आपको क्या बताना है, आपको केवल नाम का उल्लेख करना है और क्षेत्र बताना है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र बता दिया, रानी अवंतीबाई का क्षेत्र बता दिया कि इन्होंने 1857 की क्रांति में इस जगह से क्या किया है, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। तो ये सिंपल सा है उल्लेख करें का अर्थ। ठीक है, समझ ही गए होंगे। अब बात आती है उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यदि किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि उद्देश्य लिखिए, तो भी वो वही आंसर लिखते हैं, और यदि किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके लक्ष्य लिखे, तब भी वो वही आंसर लिख देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा अंतर है। अब हम बताते हैं कि उद्देश्य का अर्थ क्या होता है। तो उद्देश्य का अर्थ होता है कि किसी कार्य की आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप क्या उद्देश्य लेकर कर रहे हैं। जैसे यदि हम देखें कि स्वच्छ भारत मिशन की जब शुरुआत की गई, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था, भारत को स्वच्छ बनाना, भारत को शौचालय मुक्त बनाना। तो ये क्या है, उद्देश्य है उसका। लेकिन यदि बात करें लक्ष्य की, ठीक है, मतलब उद्देश्य का अर्थ होता है कि आप किसी कार्य को किस उद्देश्य से प्रारंभ कर रहे हैं, किसी कार्य को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य बताता है। लेकिन हमेशा लक्ष्य ये बताता है कि आपने किसी कार्य की शुरुआत की है, आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसका लक्ष्य क्या है, आपको कब तक वो कार्य पूर्ण करना है। तो ये होता है लक्ष्य। जैसे भारत में टीबी का उन्मूलन कब तक करना है, भारत में मलेरिया का उन्मूलन कब तक करना है, तो ये कब तक करना है ये बताता है कि हमको 2025 तक ये करना है, हमको 2030 तक ये करना है, या हमको 2047 तक का क्या क्या लक्ष्य रखा है हमने 2047 तक कि भारत को क्या करना है, हमको विकसित भारत बनाना है। तो ये क्या है, लक्ष्य है। तो उद्देश्य और लक्ष्य में यही अंतर है कि उद्देश्य किसी कार्य को जब हम शुरुआत करते हैं, तो हम उस कार्य की शुरुआत किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये बताता है। पर लक्ष्य हमें बताता है कि यदि हमने कार्य की शुरुआत करी है, तो उस कार्य को हमको कब तक कंप्लीट करना है, ये हमको लक्ष्य बताता है। तो एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो है की है आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में क्या करना है, आपको आलोचना करनी है किसी भी विषय के बारे में। आलोचना करनी है मतलब आपको क्या करना है, आपको तर्क वितर्क करना है। क्या करना है आपको आलोचना में, आपको आलोचना में हमेशा तर्क वितर्क करना है किसी विषय के बारे में, किसी समस्या के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में। और फिर क्या करना है, तर्क वितर्क करके हमको उसको मूल्यांकन भी करना है।
ठीक है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में हमेशा 3 चीजें आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी पॉजिटिव चीजें बताएंगे। दूसरा, इसमें भी हम क्या बताएंगे, नेगेटिव चीजें बताएंगे। तीसरा, इसमें भी क्या करेंगे, हम पॉजिटिव और नेगेटिव यदि हमने बता दिया तो उस नेगेटिव को कम करने के हम क्या बताएंगे, उपाय बताएंगे, या क्या करेंगे, हम सुझाव प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। फिर उसको यदि समसामयिक चीज है, यदि किसी करंट से रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो उससे रिलेट करके क्या करेंगे, हम अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए हमेशा क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, आलोचनात्मक मूल्यांकन हो गया कि आपने किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव भी बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया, आपने उसके उपाय भी सुझा दिए यदि नेगेटिव है, और आपने हम पॉजिटिविटी के साथ करंट से रिलेटेड करते हुए उसका निष्कर्ष भी लिख दिया। तो आज हमने ये जो टॉपिक पे चर्चा की है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि यदि क्वेश्चन में ये टर्मिनोलॉजी आती है तो हमको किस क्वेश्चन को और कैसे डील करना है। यदि हमने इन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से यदि क्वेश्चन को डील किया है, तो यदि आपको किसी क्वेश्चन में 7 मार्कर क्वेश्चन में यदि आपको शुरू में 3 नंबर मिल रहे हैं, और लेकिन यदि इसके अनुसार हमने आंसर लिखा है तो वो 3 के क्या हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और जो आपको अधिक से अधिक अंक अर्जित करने में क्या करेगा, आपकी हमेशा मदद करेगा। तो दोस्तों, आज हमने 6 पिलर के बारे में जाना कि ये जो 6 पिलर हैं इनकी मेंस आंसर राइटिंग में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये जो 6 पिलर हैं, यदि आपने इनका अनुसरण किया तो अधिक से अधिक मार्क्स आप अर्जित कर सकते हैं, और आगे भी इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे ताकि आपको मेंस आंसर राइटिंग में जो भी समस्या है उसका समाधान हम ढूंढ सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।